गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट की कड़ी को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटेटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, आज मॉक टेस्ट 20 के डिस्कशन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो बगैर किसी विलंब के आए मॉक टेस्ट 20 के डिस्कशंस पर एक नजर डालें। हमारा पहला प्रश्न है जो कि वर्ड बेस्ड एनालॉजी पर आधारित है, शब्दों पे आधारित सादृश्यता पे आधारित है। यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार साबुन का संबंध सफाई से है उसी प्रकार इत्र का संबंध किससे है? जस्ट एज soap is related to cleanliness, perfume is related to what? हम इस साबुन और सफाई के संबंधवाद का अवलोकन करते हुए यह निर्धारण करना होगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वैसा ही संबंध व्यक्त करेगा जैसा कि साबुन और सफाई के बीच है। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि सादृश्यता के जो कारक होते हैं, फैक्टर ऑफ सिमिलरिटीज मस्ट बी सेम। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? साबुन और सफाई, दैट इज द साबुन का इफेक्ट यहाँ पे आपके सामने आ रहा है सफाई के तौर पे। क्लीननेस, दैट इज द, हम कह सकते हैं कि एडवर्ब। सेम वे अगर परफ्यूम की बात करेंगे तो परफ्यूम के लिए एज एडवर्ब इफेक्ट परफ्यूम का अगर लेते हैं कि परफ्यूम का प्रभाव क्या है, तो परफ्यूम का प्रभाव फ्रेशनेस से होगा। अर्थात हमारा आंसर जो है ई नहीं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यह क्वेश्चन भी या प्रश्न भी शब्दों पे आधारित एनालॉजी से है, सदृशता से है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि खिलना का संबंध मुरझाना से है, ठीक उसी प्रकार स्थिर का संबंध किससे होगा? कहने का अभिप्राय है खिलना और मुरझाना किसी विशेष कारक के आधार पे आपस में संबंधित हैं। उस कारक का हमें अवलोकन करते हुए, ठीक वैसे ही कारक का जो है अवलोकन करते हुए हमें यह देखना है कि स्थिर का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? खिलना और मुरझाना के बीच जो संबंधवाद है ये किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं? तो हम कह सकते हैं कि खिलना और मुरझाना एक दूसरे के विपरीत हैं। अर्थात हमें स्थिर का विपरीत तय करना होगा और स्थिर का विपरीत यहाँ पे हमारा आंसर सी, बहना, फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे इतनी विविधता होती है, बहुत ज्यादा विविधता आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम भी अल्फाबेट से ही रिलेटेड है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से रिलेटेड है। यहाँ पे देखें कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि सब कंस्ट्रक्शंस के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, दैट मीन्स आप यहाँ पे देखें कि क्या कहा जा रहा है। दैट वॉवेल को उसके बाद आने वाले वॉवेल्स को उसके बाद आने वाले अक्षर से, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वॉवेल्स +1 कर दे और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसको -1 कर दिया जाए। क्लियर? स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से रिप्लेस किया जाए तो हम कह सकते हैं कि वॉवेल +1। नेक्स्ट लेटर तब ले लेंगे वॉवेल के बाद। अंग्रेजी वर्णमाला में, वॉवेल्स अल्फाबेट की बात नहीं की जा रही है, अंग्रेजी वर्णमाला में। और कॉन्सोनेंट को कहा जा रहा है उसके ठीक पहले
दैट इज द, हम कॉन्सोनेंट को अगर -1 कर दें तो उसके पहला अक्षर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, तो इस प्रकार से बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठे स्थान पर होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर द रिप्लेसमेंट विच लेटर इज 6 फ्रॉम राइट हैंड साइड, दाईं ओर से छठा कौन होगा। जनरल कैंडिडेट क्या करते हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट है, जितने भी वॉवेल्स हैं, सबको वो परिवर्तित करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे करने की भूल नहीं करेंगे, बल्कि आप केवल यह देखें कि आपका दाएं से छठा अक्षर क्या पड़ता है और वो कंसोनेंट है कि वॉवेल है, वहां से ही हम प्रोसीड कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रत्येक लेटर को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दाएं से छठा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दैट इज द दाहिने से छठा जो मेरा यू है, और यू जो है वह भावेल है, और यहाँ पे भावेल को कहा गया क्या कि +1 हमको करना है, क्योंकि बताया गया प्रश्न में कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से रिप्लेस किया जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शब्द कंस्ट्रक्शन में हमारा दाएं से छठा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा अक्षर यू है, और यू एक वॉवेल है, अर्थात हम क्या करेंगे, यू से +1 करेंगे, यू से +1 कर देंगे, हमारा अक्षर क्या हो जाएगा, भी। इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और हम बताना चाहेंगे कि यह भी प्रश्न हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमने बताया था कि रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा विविधता आपको देखने को मिलेगा। तो उसी वेरिएशन के तहत अल्फाबेट के वेरिएशन पे आधारित प्रश्न है। अल्फाबेट में बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है प्रश्न में। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है यदि शब्द ऑप्टिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, कहने का अर्थ है, फिर से हम कह सकते हैं कि जितने भी वॉवेल हैं उसको आप +1 कर दें तो उसके बाद अब आने वाले अक्षर से बदल दिया जाएगा। सिमिलरली जितने भी व्यंजन है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से, तो यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट को क्या किया जा रहा है, -1। जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था, सेम उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे भी शो किया जा रहा है कि जितने भी वॉवेल है उसको हम +1 से इंक्रीज कर देंगे, और जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको हम -1 से डिक्रीज कर देंगे। और आफ्टर ऑल अब क्या कहा जा रहा है, तो इस प्रकार से बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा अक्षर है जो आफ्टर द रिप्लेसमेंट 2 बार आपको नजर आएगा। इस बात का आपको निर्धारण करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वॉवेल जितने हैं वो +1 कर दिए जाएंगे, तो ये ओ जो है यह पी बन गया, और कंसोनेंट जो है -1 किया जाएगा, तो ये पी जो है ओ हो जाएगा। फिर ये जो टी जो है कंसोनेंट है, इसलिए -1 करने पे एस आ जाएगा, और ये आई वॉवेल है इसलिए +1 करेंगे तो यह जे हमें प्राप्त होगा, और सी कंसोनेंट है, दैट इज द, अगर डिक्रीज करते हैं तो यह बी प्राप्त होगा, और ए वॉवेल है, ठीक हम फिर से +1 करते हैं तो हमारा बी प्राप्त होगा, और एल कंसोनेंट है, -1 करने पे हमें के प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि आफ्टर द चेंजिंग, आफ्टर द रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर ओनली 2 लेटर विच इज बी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि केवल बी एक ऐसा अक्षर है जो कि हमें 2 बार प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर बी होगा, डी, बी, बी के तौर पे हमारा विकल्प डी होगा। तो जैसा कि आप तमाम विद्यार्थियों को ज्ञात है कि बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी बीएसओ एंड एसएसओ जो है आई हुई है, जिसका कि राजधानी कोचिंग के द्वारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच
22 मई से प्रारंभ किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि सक्सेस इज नेवर एन इंसिडेंटल इंसिडेंट, इट्स द अवार्ड ऑफ राइट चॉइस, राइट डिसीजन, राइट टाइम। इफ यू वांट टू सक्सीड देन ज्वाइन विथ फुल कॉन्फिडेंस राजधानी कोचिंग एंड जो है आप राजधानी कोचिंग को पूर्ण विश्वास के साथ ज्वाइन करें। थैंक यू। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है यह इक्वेशनल ब्लड रिलेशन से आधारित है, इक्वेशनल ब्लड रिलेशन पर आधारित है। हमने जैसा कि बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशनल ब्लड रिलेशन। इक्वेशनल ब्लड रिलेशन दो प्रकार, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे हम इक्वेशनल ब्लड रिलेशन को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, जिसमें कि ओनली लिंकिंग द इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन को केवल लिंक करके हमें अभिष्ट संबंध ज्ञात करना होता है। और दूसरा जो है वो फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड रिलेशन। कहने का अर्थ है हमें दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को निर्धारित करना होता है, उस विकल्प को ज्ञात करना होता है जो प्रश्न में पूछे गए संबंध को अभिव्यक्त करता है। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जनरली टीचर, जनरली स्टूडेंट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% टीचर, 99% स्टूडेंट एक एक विकल्प को लिंक कर करके इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। और अगर आप एक एक विकल्प को लिंक कर करके प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना बहुमूल्य समय आप खो बैठेंगे। तो ऐसा न करें। हम बताना चाहेंगे आज भी मार्केट में जितनी भी बुक है, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, आज भी मार्केट में जितनी भी बुक है, किसी भी ऑथर ने इक्वेशनल ब्लड रिलेशन को, एक्सेप्ट द अजय चौहान, किसी भी ऑथर ने इक्वेशनल ब्लड रिलेशन जहां की फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड रिलेशन, किसी ने भी जादू का ट्रिक्स दिखाते हुए, अल्ट्रा यूनिक ट्रिक्स के माध्यम से बनाने का प्रक्रिया का प्रतिपादन नहीं किया, किसी ने भी बताने का प्रयास नहीं किया है। और यदि आज कोई बता भी रहे हैं, अगर कोई बता भी रहे हैं तो वो कॉपी कर रहे हैं, वो कॉपी करने का प्रयास करेंगे, केवल और केवल अजय चौहान का कॉपी करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अब बताना चाहेंगे कि अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे द्वारा प्रतिपादित है तो 100% गलत है, क्योंकि लिखतम से ज्यादा बख्तम नहीं होता। और अजय चौहान की किताब में ऑलरेडी यह लिखी हुई है कि किस प्रकार से इक्वेशनल ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम को जब फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट इक्वेशन उसे आंख बंद करके बनाया जाता है। हम सीधे यहाँ पे दिखाएंगे जादू जो आंख बंद करके आपको बनाने की प्रक्रिया बता देगा। और अगर कोई बोलते हैं कि नहीं मेरा है तो वो कॉपी कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि कार्बन कार्बन होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। या इक्वेशनल ब्लड रिलेशन जहां की फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट इक्वेशन, इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए जो अल्ट्रा यूनिक ट्रिक डेवलप किए गए हैं वो हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो आए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को आंख बंद करके बनाया जाता है। सिर्फ काटा काटी करेंगे और आंसर निकल जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटेड रिलेशन क्या दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है यदि r प्लस क्यू का अर्थ आर क्यू के पिता हैं, r गुने क्यू का अर्थ आर क्यू का भाई है और r माइनस क्यू का अर्थ आर क्यू की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ एन पी की बुआ है, दैट इज द फुआ है। ये आपको तय करना है। जनरली स्टूडेंट, जनरली टीचर सभी ऑप्शन को लिंक कर करके इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज आप यहाँ अल्ट्रा यूनिक ट्रिक देखेंगे कि आंख बंद करके इस प्रकार के प्रॉब्लम को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले ये बात बता देना चाहते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कशन में भी बताया था कि यहाँ पे देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म आर क्यू which is given in demonstrated relation except the clarification of the sign। कहने का अभिप्राय है कि जो आपको संबंधवाद डेमोन्स्ट्रेट किया गया है प्रश्न में, वहां पे जो आप आर और क्यू देख रहे हैं उसका
साइन के अभिव्यक्तिकरण के आ रहा है, साइन के स्पष्टीकरण के अलावे कोई भी महत्व नहीं है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे, अरे भाई डेमोन्स्ट्रेशन में आर क्यों लिखा हुआ है और ये प्रश्न में एन एम पी कहां से आ गया। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ जो भी महत्व है ये दिए गए साइन का है। अकॉर्डिंग टू दिस डेमोन्स्ट्रेशन इफ वी राइट कि a प्लस बी, तो हमें क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेमोन्स्ट्रेशन, अगर r प्लस क्यू का अर्थ r क्यू का पिता है तो a प्लस बी का अर्थ a इज द फादर ऑफ b, a इज द फादर ऑफ b, हम ये पढ़ेंगे। तो हमारे कहने का अभिप्राय है आर क्यू और प्रॉब्लम में एम एन पी तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही दिए जाते हैं। और यहाँ आर क्यू इत्यादि जो आपको दिया गया है वो सिर्फ साइन का स्पष्टीकरण के लिए आपको दिया गया है, एक उदाहरण स्वरूप दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, आर प्लस क्यू का अर्थ आर क्यू का पिता है, आर गुने क्यू का अर्थ आर क्यू का भाई है, आर माइनस क्यू का अर्थ आर क्यू की बहन है। तो जब भी इस प्रकार के प्रॉब्लम को जब आप बनाएं तो यहाँ पे कंफर्मिंग साइड का ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास कीजिएगा। इट मींस इन विच साइड ऑफ द साइन रिलेशन इज कंफर्म 100%, देयर इज नो एनी रिलेशन एक्सेप्ट हस्बैंड एंड वाइफ विच कंफर्म बोथ साइड टुगेदर। कहने का अभिप्राय है दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि एक साथ दोनों ओर कंफर्म करे। अगर मैं कहूं कि ए बी का भाई है तो निश्चित है कि ए भाई है, लेकिन बी बहन है या भाई है कंफर्म नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि ए बी के पिता हैं तो निश्चित है ए जो है पिता है, लेकिन बी पुत्र है या पुत्री है कंफर्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहें कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी तो डेफिनेटली इट कंफर्म बी इज द वाइफ ऑफ ए। तो हमने बताया कि दुनिया में कोई ऐसा संबंध नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा कोई ऐसा संबंध नहीं है जो कि एक साथ दोनों ओर कंफर्म करता हो। तो जब भी इस प्रकार के प्रॉब्लम को आप बनाएं तो एट फर्स्ट ऑब्जर्व कि कंफर्मिंग साइड, हम कंफर्मिंग साइड का अवलोकन करेंगे। इट मींस इन विच साइड ऑफ द साइन रिलेशन इज कंफर्म 100%। एंड हियर वी सी, हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक साइन अपने बाईं ओर रिश्ते को 100% अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे r प्लस क्यू का अर्थ r क्यू का पिता है, r तो पिता है लेकिन क्यू पुत्र है या पिता है नहीं मालूम। यहाँ पे r गुने क्यू का अर्थ r क्यू का भाई है, r तो भाई डिनोट हो रहा है, लेकिन क्यू बहन है या भाई है ये पता नहीं चल रहा। एंड r माइनस क्यू का अर्थ r क्यू की बहन है, तो r तो बहन है लेकिन क्यू भाई है या बहन है तय नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक साइन अपने बाईं ओर रिश्ते को 100% अभिव्यक्त कर रहा है। अब यहाँ पे हम आपको जादू दिखा रहे हैं कि कैसे काटा काटी करेंगे और तुरंत आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे कितने ऐसे साइन हैं जो कि मेल डिनोट कर रहे हैं, मेल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मेल व्यक्त कर रहे हैं, और कितने ऐसे साइन हैं जो फीमेल को व्यक्त कर रहे हैं। तो r प्लस क्यू का r क्यू का पिता है, दैट मीन्स यदि हम किसी को प्लस के बाईं ओर रख दें तो वह पुरुष हो जाएगा। r गुने क्यू का अर्थ r क्यू का भाई है, अगर गुने के हम बाईं ओर किसी को रख दें तो वह मेल हो जाएगा। एंड r माइनस क्यू का अर्थ r क्यू की बहन है, दैट इज द माइनस के अगर लेफ्ट साइड में किसी को रखें तो वह फीमेल हो जाएगी। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको तय करना है कि n इज द आंट ऑफ p, n जो है p की फुआ है। तो अरे भाई फुआ जो है महिला होती है या पुरुष होती है? तो आपका जवाब होगा कि सर फुआ तो महिला होती है। सही है ना, इसमें तो कोई शंका नहीं, फुआ तो महिला ही होती है। तो निश्चित है कि अगर आपको n को फुआ बनाना है तो वह फुआ तभी बनेगी जबकि सबसे पहले तो उसको महिला बनाना पड़ेगा, और महिला बनाने के लिए आपको हर हाल में n को माइनस के बाईं ओर रखना पड़ेगा, तभी वो महिला बनाई जा सकती। तो आंख बंद करके ऑप्शन डी और सी काट दीजिए। अब सवाल उत्पन्न होता है कि यहाँ दो ही रिश्ता, प्रत्येक इक्वेशन में केवल दो साइन आपको दिए गए हैं, दो मैथमेटिकल साइन का प्रयोग किया गया है, एंड एवरी साइन रिप्रेजेंट अ सिंगल रिलेशन। इसलिए आपको दो रिश्ता सोचना है दिए गए डेमोन्स्ट्रेशंस के आधार पे ही, जो कि आपको फुआ तक पहुंचा दे।
तो फुआ तक जाने का बेस क्या होता है, फुआ तक जाने का रूट क्या होता है। अगर हम कहें कि दो ही रिश्ता बोलना है और फुआ पे पहुंच जाना है, तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो माँ की ननद होती है वो भी फुआ होती है, पिता की बहन जो होती है वो भी फुआ होती है, दादा या दादी की बेटी होती है वो भी फुआ होती है, चाचा की जो बहन होती है वो भी फुआ होती है। लेकिन यहाँ तो ना तो चाचा चाची का प्रयोग है डेमोस्ट्रेशन में, ना दादा दादी का। तो यहाँ पे क्या प्रयोग है, एक पिता है और बहन है। तो हम जानते हैं कि पिता की बहन को फुआ कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि फुआ तक जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पिता का को खोजना पड़ेगा, और पिता को खोजने के बाद ही आप फुआ तक पहुंच सकते हैं। तो सवाल होता है कि पी अगर पी के भाई को खोजते हैं तो या कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम इक्वेशन ए पे स्ट्राइक करेंगे। यहाँ पे देखिए एम प्लस पी का अर्थ एम पी का कौन है, तो एम पी का पिता है, और एन माइनस एम का अर्थ एन एम की बहन है, ये सिस्टर है। तो पी का एम क्या है, पिता है, और एन कौन है, एम की बहन है। तो पिता की बहन को हम क्या कहते हैं कि पिता की बहन को हम फुआ कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर ए होगा। यहाँ पे फिर से हम बता देना चाहते हैं, इस प्रकार के प्रॉब्लम को बनाने के क्रम में ऑब्जर्व द कन्फर्मिंग साइन एंड कैंसिल द मैक्सिमम ऑप्शन बाय मेल एंड फीमेल फैक्टर। आप काटने का प्रयास कीजिएगा। हमने ऑप्शन नंबर सी और डी को केवल मेल और फीमेल के आधार पे काट दिया, क्योंकि गुना के अगर बाईं ओर आप किसी को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वह मेल रिप्रेजेंट होगा, जबकि हमको एन को फीमेल के रूप में लाना था। एंड आफ्टर ऑल दो इक्वेशन जब हमारे बचे तो हम यह सोचने का प्रयास हमने किया कि आखिर कौन से रिश्ते की कड़ी को हम लेके आगे बढ़े जहां जिससे कि हम फुआ प्राप्त कर सके। तो हमने देखा कि पिता की बहन अगर पिता प्राप्त कर ले और पिता की बहन को खोज दे तो फुआ प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहां से अगर बढ़ते हैं तो ये क्या होगा, एम गुने पी का अर्थ एम पी का भाई हो जाएगा, और इसकी बहन है तो ये भाई बहन के रिश्ते में आ जाएंगे। लेकिन जब हम ऑप्शन ए के साथ चलते हैं तो एम प्लस पी का अर्थ एम इज द फादर ऑफ पी एंड एन माइनस एम एन इज द सिस्टर ऑफ एम, और पिता की बहन को फुआ कहते हैं, इसलिए एन पी की फुआ है। वो ऑप्शन ए दैट इज द इक्वेशन ए जो है बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है यह रैंकिंग पे आधारित है। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंकिंग, न्यूमरल रैंकिंग एंड कंपेरेबल रैंकिंग। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये न्यूमरल रैंकिंग पे आधारित है, क्योंकि यहाँ अंकों की बात की जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक पंक्ति में 33 व्यक्ति हैं, देयर आर 33 पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, तो 33 है। और अनुष्या जो है बाईं ओर से छठे स्थान पे है। अनुष्या का क्रमांक फ्रॉम लेफ्ट कितना है, तो 6 नंबर पे है, 6 है। और दिविसा जो है वो दाईं ओर से कितने पे है, तो दिविसा दाईं ओर से 8th पोजीशन पे है। मार्क कीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 33 है, 33 है, टोटल व्यक्तियों की संख्या 33 है, और अनुष्या बाएं छोर से 6 नंबर पे है और दिविसा दाएं छोर से 8 नंबर पे है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि श्यामला अनुष्या और दिविसा के बीच में है, और अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि श्यामला अनुष्या और दिविसा के ठीक बीच में है तो दाएं छोर से श्यामला की रैंक क्या होगी। कहने का अर्थ है कि यहाँ से श्यामला की रैंक फ्रॉम राइट हैंड साइड श्यामला की रैंक क्या होगी, ये हमें तय करना है। तो सबसे पहले तो हम इस बात का ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास करेंगे कि अगर इसको देखिए, इसको दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। इस प्रश्न को हम दो मेथड से बना सकते हैं। पहला कि यदि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 33 है एंड 6 और 8 14, तो यदि बाएं से और दाएं से दिया गया क्रमांक दोनों इससे अगर हम घटा दें तो हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, 19। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि सर बिटवीन कितना स्टूडेंट होगा,
अनुसूया और दिविसा के बीच कितने स्टूडेंट होंगे, तो आप कहेंगे कि बिटवीन हमारा 19 आएगा। ये चीज आपने तय कर लिया। हम बताएं कि इसको दो मेथड से हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम जनरल मेथड से बना रहे हैं कि अगर दिविसा जो है 8वें नंबर पे है दाएं से, और अनुसूया यदि 6ठे नंबर पे है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन 33 है, तो 8 और 6 तो 14 हो गया। तो बाद बाकी जो भी हैं वो तो बीच में आएंगे। तो बीच में कितने पर्सन आएंगे, आप कहेंगे 19 पर्सन आएंगे। और जो है अनुसूया और दिव्या के ठीक बीच में श्यामला बैठी हुई है। तो अगर बीच में 19 पर्सन आएंगे तो आप कह सकते हैं कि 9 पर्सन को इधर रख दिया जाए और 9 पर्सन को इधर रख दिया जाए, तो 9 9 18 हो गया, और एक श्यामला को ले लेते हैं तो 19 हो जाता है। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 33 हो गए। अनुसूया 6th पोजीशन पे है फ्रॉम लेफ्ट, दिव्या 18th पोजीशन फ्रॉम राइट है। तो 8 और 6 14 हो गया। अगर 33 से हम 14 घटा दें तो अनुसूया और दिव्या के बीच में टोटल कितने कैंडिडेट है ये मालूम हो जा रहा है, 19। और चूंकि श्यामला अनुसूया और दिव्या के ठीक मिड में है, तो इस 19 का अगर हम मिड निकाल दें तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 इधर रख दें, 9 इधर रख दें, 18 हो गया, और एक ये मिड हो जाएगा तो टोटल 19 हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम मैनुअली ऐसे काउंट करें कि दाएं से श्यामला की पोजीशन क्या होगी, तो हम कह सकते हैं ये 8 और ये 9 और प्लस एक श्यामला। कहने का अर्थ है कि 8 प्लस 9 प्लस श्यामला, दैट इज द वन पोजीशन, दैट इज द 18th। आप कह सकते हैं 18th एक मेथड से। अब कहेंगे कि दूसरे मेथड से इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो हम कहेंगे कि अनुसूया का आपको 6 दिखाया जा रहा है और दिव्या का आपको पोजीशन 8 दिखाया जा रहा है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 33 है, तो एक काम कीजिए कि जब आपको श्यामला जो मिड पोजीशन एकदम एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन अनुसूया एंड दिव्या और फ्रॉम राइट से पूछा जा रहा है कि श्यामला का पोजीशन क्या होगा, तो एक काम करते हैं कि अनुसूया को भी हम फ्रॉम राइट से पोजीशन क्रिएट कर देते हैं कि अनुसूया फ्रॉम राइट क्या होगी। तो 33 में अगर हम 6 की जगह पे 5 घटा दें, क्योंकि हमको अनुसूया को बचाना है, तो अगर 33 में हम 5 घटा दें तो कितना आ जाता है कि 13 में 5 गया 8 और यहाँ 2, दैट इज द, अगर दाएं से बात करें कि अनुसूया का पोजीशन क्या होगा तो 28 हो जाएगा। अब हमें दिव्या और अनुसूया दोनों का दाएं से प्राप्त हो गया। तो हम बताएंगे जब भी किसी एक ओर से दो क्रमांक आपको व्यक्त किए गए हो तो मिड क्रमांक बराबर होता है दोनों का योग बाई 2 कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, मिड पोजीशन आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि 8 प्लस 28 बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 18। और देखिए फिर से यह आंसर भी आपको 18th व्यक्त कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे भी दिखाया था मैनुअली कि 8 दिव्या का 8 तक 8 दिव्या तक आएंगे तो 8 दिविसा तक, उसके बाद 9 इधर, 8 9 17 और 1 18। यहाँ पे भी हमने 18th निकाला, यहाँ पे भी 18th निकाला। इस प्रश्न को हमने दो मेथड से आपके सामने बनाने का प्रयास किया, इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है यह सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित है। हमारा यह प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट पे, बैठकी व्यवस्थीकरण पर आधारित है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस बात को देखें। मित्रों का एक समूह एक अष्टभुज के कोने पर, अष्टभुज के कोने पर एक व्यवस्था बनाकर बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर है। मेधा राधा के विकर्णवत विपरीत बैठी है। मेधा सीमा के बाईं ओर है, रमन सीमा के बगल में है और गोविंद के विपरीत है। गोविंद चंद्र के दाईं ओर है, शांति मेधा के दाईं ओर और नहीं है, लेकिन शशि के विपरीत है। चंद्रा के विपरीत कौन है? हमने आपको बताया था, प्रीवियस डिस्कशन में भी बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जब भी आप प्रॉब्लम बनाते हैं तो आप यह प्रयास करें कि कंफर्मिंग पॉइंट अगर कोई दिया हो तो वहां से बनाएं। पर हमने बताया था कि ऐसे पॉइंट को कंफर्मिंग पॉइंट कहते हैं जो कि निश्चित दूरी एवं दिशा को व्यक्त करता हो, लेकिन यहाँ पे कंफर्मिंग पॉइंट नहीं दिए गए हैं। जो भी पॉइंट हमें प्राप्त हो रहा है मोर ओवर सेमी कंफर्मिंग है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम
ट्रीट एज कंफर्मिंग है ट्रीट कीजिएगा। बाद में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो है ऑक्टागन बना लेते हैं, अष्टभुज बना लेते हैं। ये आपका हम अष्टभुज बना रहे हैं। ये हमने एक अष्टभुज बना लिया। ये हमारा सेंटर है। सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। यहां पे बताया जा रहा है सभी का मुख केंद्र की ओर है। मेधा राधा के विकर्णवत बैठी हुई है। मेधा जो है वह राधा के विकर्णवत बैठी हुई है। मेधा राधा के विकर्णवत बैठी हुई है। तो हम मेधा को क्या करते हैं कि राधा के विकर्णवत यहां बैठा देते हैं। ये मेधा हो गई और यहाँ पे हम राधा को रख देते हैं कि राधा जो है मेधा के विकर्णवत बैठी हुई है। मेधा मेधा राधा के विकर्णवत बैठी हुई है। मेधा सीमा के बाईं ओर है। कितनी दूरी पे बाईं ओर है अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्योंकि ये दिया गया पॉइंट सेमी कंफर्मिंग है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप इसे एज ए कंफर्मिंग ही मान के चलिए। ये मान के चलिए कि जस्ट बाईं ओर ही है। मेधा सीमा के बाईं ओर है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीमा को रख देते हैं। तो मेधा जो है सीमा के बाईं ओर हो गई। मेधा सीमा के बाईं ओर है। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के विपरीत है। तो अब तो रमन को यहां रखेंगे तभी सीमा के बगल में हो जाएगा। ये हमारा रमन हो गया और गोविंद के विपरीत है। तो यहाँ पे हम क्या किए, गोविंद को रख दिए क्योंकि रमन सीमा के बगल में है और बगल में जाएगा तो रमन को तो यहां रखना पड़ेगा। गोविंद चंद्र के दाईं ओर, गोविंद जो है वो चंद्र के दाईं ओर है। तो चंद्र के दाईं ओर रखने के लिए आपको तो चंद्र को यहां रखना पड़ेगा तभी इसके दाईं ओर प्राप्त होगा। तो यहाँ टू द राइट हो गया, क्योंकि हम बता चुके हैं कि यदि व्यक्ति विशेष का मुख केंद्र की ओर हो तो जब भी आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में किसी के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आप चलेंगे तभी आपको दायां प्राप्त होगा। दैट इज द इन रेस्पेक्ट ऑफ चंद्र। गोविंद का पोजीशन अगर टू द राइट लेना है तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होगा। जनरल कंसेप्ट है कि हम जानते हैं कि क्लॉकवाइज से दायां रिप्रेजेंट होता है, एंटी क्लॉक से बायां रिप्रेजेंट होता है। लेकिन हम बताना चाहेंगे ये एक्सेप्शनल केस है कि यदि व्यक्ति विशेष का मुख केंद्र की ओर हो तो जब भी आप एंटी क्लॉक चलेंगे तो आपको दायां प्राप्त होगा, एंड क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको बायां प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बताया गया कि जो है आपको बताया गया कि गोविंद चंद्र के दाईं ओर है तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है और बताया जा रहा है कि शांति जो है मेधा के दाईं ओर नहीं है। दो ही पोजीशन हमारा बच रहा है। इधर करेंगे तो शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है। दैट इज द शांति जो है मेधा के तब बाईं ओर होगी। तो शांति को हम यहाँ पे कर देंगे। तो इस स्थिति में मेरा जो है केवल एक ही व्यक्ति अब बच जा रहा है। तो यहाँ पे मेधा राधा के बीच में, तो मेधा सीमा के बाईं ओर है, रमन सीमा के बगल में, रमन सीमा के बगल में, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के विपरीत है। गोविंद चंद्र के दाईं ओर है। शांति जो है चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज से हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और ये जर्नी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कई अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कई बार आपको लगेगा कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बहुत टफ है। कभी लगेगा कि नहीं आसान है, कर सकते हैं, कभी लगेगा नहीं टाइम नहीं है, मेरी किस्मत नहीं है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे और उन्हीं अप्स एंड डाउन्स को ओवरकम करते हुए हम नेक्स्ट
यह प्रश्न डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है इन द गिवन डायग्राम क्लासेस के द सर्किल रिप्रेजेंट नमस्कार दोस्तों, सर्किल अगर आप के द्वारा 71st बीपीएससी की तैयारी करना चाहते व्यक्ति हैं को रिप्रेजेंट तो किया गया, लंबे व्यक्तियों को रिप्रेजेंट किया गया है। और हेलो दोस्तों, स्वागत है। रिप्रेजेंट गर्ल्स स्क्वायर के माध्यम से लड़कियों को रिप्रेजेंट किया गया है एंड एरो रिप्रेजेंट बॉयज, और एरो के माध्यम से लड़कों को रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर। और जो है यहाँ पे अक्षर के माध्यम से दर्शाया गया है व्यक्ति विशेष को। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। दिए गए आरेख में वृत्त लंबे लोगों को और वर्ग लड़की को एवं तीर लड़कों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अक्षर है जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो लंबे हैं, टॉल हैं, लेकिन लड़की नहीं है। लड़की नहीं है, दैट इज द गर्ल्स नहीं होना चाहिए। और अगर गर्ल्स नहीं होना चाहिए तो स्क्वायर से उनका दूर दूर से भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है टॉल है तो निश्चित है अब सर्किल में ले लें, लेकिन यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है कि वो किसी भी कीमत पे लड़की नहीं होना चाहिए। अगर लड़की नहीं है तो स्क्वायर से दूर दूर से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे अक्षर को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे अक्षर का अवलोकन करेंगे जो कि सर्किल में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी और डी दोनों सर्किल में हैं। आप सोचेंगे कि सर तीर तो जो है लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको क्यों ले लिए? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसा नहीं बोला गया कि ऐसे व्यक्ति को कौन रिप्रेजेंट करता है जो केवल लंबे हैं। केवल लंबे अगर बोला जाता तो हम निश्चित है कि सी के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कहा कि लंबे हैं। मान लीजिए सिंपल एक देखिए, आपके पास ए के पास 5 रुपया और 10 रुपया है, बी के पास 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपया है, और सी के पास भी 5 रुपया और 10 रुपया है। तो यदि हम कहें कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिसके पास 5 रुपया है, तो आप तीनों की बात करेंगे कि तीनों के पास 5 रुपया है। मैंने ये कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि उसके पास 10 रुपया या 20 रुपया हो या नहीं हो। तो जब हमने ये कहा कि ऐसे कितने व्यक्ति जो लंबे हैं, तो क्या ये डी जो है ये लंबा नहीं है क्या? ये भी काउंट होगा। लेकिन अगर प्रतिबंध लगा देते हैं कि ऐसे व्यक्ति कितने जो केवल लंबे हैं, तब यहाँ पे सी होता। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के क्रम में प्रश्नों की जो है गूढ़ रहस्य को आपके छोटे भाई जो है आस्किंग पॉइंट को बारीकी से अवलोकन कीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, किसी प्रकार का प्रतिबंध है या नहीं प्रतिबंध है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। हमें पूछा जा रहा है कि वैसे व्यक्ति को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि लड़कियां नहीं है, अर्थात केवल लंबे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सी और डी दोनों ही लंबे में काउंट हो जाएगा और किसी प्रकार का जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए हम आंसर सी और डी को सिलेक्ट करेंगे। आंसर नंबर सी। जैसा कि बिहार एसएससी के द्वारा न्यू वैकेंसी बीएसओ और एसएसओ की दी गई है, बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी भर्ती 2025, जिसमें कि रीजनिंग एक वाइटल रोल अदा करने जा रहा है। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि रीजनिंग में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा, अर्थात रीजनिंग अकेले 200 नंबर को कवर कर रहा है। तो कितनी इसकी महत्व है, कितना इसका इंपॉर्टेंस होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। प्लस यहाँ पे यह भी बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। नेगेटिव मार्किंग का भी जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, अर्थात एक प्रश्न अगर आप गलत कर बैठते हैं तो एक तो आपका जाएगा ही और साथ में 4 और चले जाएगा। कहने का अभिप्राय है आप 5 नंबर खो बैठेंगे।
इसलिए हम बताना चाहेंगे कि राजधानी कोचिंग में जो है बिहार एसएसओ का एंड बीएसओ का बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसकी तिथि 22 मई रखी गई है। हम बताना चाहेंगे कि सफलता महज एक संयोग नहीं होता, बल्कि ये आपके द्वारा सही समय पे लिए गए सही निर्णय का परिणाम होता है। सक्सेस इज नेवर एन इंसिडेंटल इंस्टेंट, इट्स द अवार्ड ऑफ right decision, right choice at the right time. So if you want to succeed, if you want to success, then join with full confidence and take the advantage of renowned author of this field, also अजय चौहान। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप राजधानी कोचिंग में रीजनिंग की क्लासेस का अजय चौहान के द्वारा लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। सिलोजिज्म का है, न्याय का है। प्रश्न नंबर 19 और 20 जो है सिलोजिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पे निर्देश में कहा गया है, ऐसे प्रश्न में निर्देश दिए गए होते हैं कि दिए गए कथन सर्वमान्य मान्यताओं से सर्वथा विपरीत क्यों न हो, फिर भी आप उन्हें सत्य समझें और वास्तविक तथ्यों की, वास्तविक सत्यों की अवहेलना करते हुए दिए गए कथनों के आधार पे कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसको तय करें। जनरली कैंडिडेट, जनरली टीचर इस प्रकार के प्रॉब्लम को अंडा पार पार के बनाते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जितने देर में अंडा पार के एक प्रॉब्लम बनाएंगे, जिनके पास फंडा है, जिनके पास लॉजिक का मूल कंसेप्ट है, वह उतने देर में 10 प्रॉब्लम बना देंगे और आंख बंद करके बनाएंगे। बस आपको फंडामेंटल कंसेप्ट आना चाहिए। तो चले, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू लॉजिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट एंड इट डिनोटेड बाय द 4 साइन ऑफ वॉवेल ए ई आई ओ। हमने बताया था कि ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट यूनिवर्सल नेगेटिव, आई रिप्रेजेंट पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ रिप्रेजेंट पर्टिकुलर नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न को आप बनाएं तो इस बात का अवलोकन करने का प्रयास कीजिएगा कि दिया गया जो स्टेटमेंट है वह किस ग्रुप का है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पहला स्टेटमेंट ए ग्रुप का है, दूसरा स्टेटमेंट ई ग्रुप का है, दैट इज द यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव। हमने बताया था कि ए प्लस ई का जो कंक्लूजन आता है वह या तो ई में आएगा या फिर ओ में आएगा। यदि निष्कर्ष में भाग लेने वाले दोनों टर्म डिस हो तो ई में लाइएगा, और यदि निष्कर्ष में भाग लेने वाला एक टर्म डिस दूसरा डिस हो तो आप ओ में जाइएगा। नहीं आने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। जनरल वे पे बाय द रूल ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस ए एंड ई के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आएगा वह ई में आएगा या ओ में आएगा। हमारा यहाँ पे मेडिएटर दैट इज द मिडिल टर्म, दैट इज द जिसको की रफ में हम कहते अगुआ। जैसे कि शादी विवाह में एक अगुआ होता है, उसी प्रकार से यहाँ 2 स्टेटमेंट के संबंध को कराने के लिए भी अगुआ की भूमिका कोई निभाता है, और जिसको लॉजिक में हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। द टर्म विच इज कॉमन इन बोथ स्टेटमेंट एक्सेप्ट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सभी और है इस सबको नहीं ले लीजिएगा, ये क्वांटिटी और क्वालिटी को व्यक्त करता है। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग टर्म सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। क्लियर? तो सभी गुब्बारे केक हैं, कोई केक टॉफी नहीं है। तो हमारा एम्प्टी जो है केक है, और हमारा फंक्शन करेगा कि यहाँ पे गुब्बारा और टॉफी को हम जोड़ सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट देयर सब्जेक्ट टर्म, क्योंकि ए का हमने बताया था स्केल ऑफ सिलोजिज्म में ASD अर्थात ए तर्कवाक्य अपने सब्जेक्ट को पावर देते हैं। एंड ई के बारे में बताया था इव्ड, दैट इज द ई तर्कवाक्य बी फॉर बोथ, उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पावरफुल होते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा निष्कर्ष में भाग लेने वाला जो टर्म है ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट है। गुब्बारा ए तर्कवाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पे रहने के कारण डिस्ट्रीब्यूट है,
और ई अपने दोनों टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अर्थात गुब्बारा और टॉफी दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट हैं, दैट इज द दोनों के पास पावर है। हमने बताया था कि यदि दोनों डिस हो तो आप कंक्लूजन ई में जाएंगे। तो यहाँ पे कोई गुब्बारा टॉफी नहीं है या कोई टॉफी गुब्बारा नहीं है, जो भी लिख देते वो सही होता। इसलिए हमारा आंसर पहला जो है कोई गुब्बारा टॉफी नहीं, 100% सही है। आफ्टर ऑल हम ये बताना चाहेंगे कि ये अब कहां से ला रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इसको लगता है घुमा के लाया जा रहा है। तो हम बताना चाहेंगे कि सिलोजिज्म इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू टाइप ऑफ इन्फरेंस, इमीडिएट एंड इमीडिएट। जब दो कथनों से निकालें तो उसको कहते हैं मध्याश्रित अनुमान, और जब एक कथन से रिजल्ट हम निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको कहते हैं इमीडिएट इन्फरेंस। एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस। There are 5 types of immediate inference: conversion, obversion, contraposition, inversion and implication। लेकिन जनरली एग्जाम में कन्वर्सन और इम्प्लीकेशन से प्रॉब्लम राइज किए जाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे समझेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट का कन्वर्सन किया गया है, तो हम सिंपल बताएंगे कि देखिए माना कि यह स्टेटमेंट 36 है और अगर आपको निष्कर्ष में यह 63 दिख रहा हो, कहने का अर्थ है कि आपस में इंटरचेंज कर लें, तो समझ जाइएगा कि कन्वर्सन की प्रक्रिया हो रही है। और बताना चाहेंगे कि ए का कन्वर्सन ऑलवेज आई में होता है, ई का कन्वर्सन ई में होता है, आई का कन्वर्सन आई में होता है और ओ का कन्वर्सन नहीं होता है। या इमीडिएट इन्फरेंस के फंडामेंटल क्लास में आप ये सारी बारीकी को समझेंगे। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी गुब्बारे केक हैं। आप यहाँ अगर लिखते हैं कि सभी केक गुब्बारे हैं, तो ये 100% गलत है, क्योंकि ए का कन्वर्सन, यहाँ पे आपने कन्वर्सन करने का प्रयास किया, केक और गुब्बारे के प्लेस को चेंज किया, दैट इज द कन्वर्सन। क्योंकि 36 अगर निष्कर्ष में 63 दिखे, समझ जाइए कन्वर्सन हो रहा है। और ए का कन्वर्सन कभी ए में नहीं होता। मान लिया जाए कि अगर हम एक सिंपल उदाहरण देते हैं, आपको समझने का प्रयास कीजिए कि सभी फुटबॉल गोल हैं। क्या है? सभी फुटबॉल गोल हैं। तो क्या भाई आप कहिएगा कि जो भी आपको गोल दिख जाए सब गोल फुटबॉल है? नहीं कह सकते। सब व्यक्ति मरेगा, सभी व्यक्ति मरणशील हैं। तो कोई भी मरा हुआ पड़े दिख जाए, कह दीजिएगा व्यक्ति मर गया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सिंपल है, लॉजिक उसी बात को, उसी तथ्यों को फॉलो करता है। इसलिए ए का कन्वर्सन ए में नहीं होता। अगर सभी फुटबॉल गोल हैं तो आप नहीं कह सकते कि सारे के सारे गोल वस्तु फुटबॉल हैं, बल्कि आप वहां यह कह सकते हैं कि कुछ गोल वस्तु फुटबॉल हैं। सभी फुटबॉल गोल हैं तो सारे गोल वस्तु फुटबॉल नहीं, कुछ गोल वस्तु फुटबॉल। अगर यहाँ पे कहा जाता कि कुछ केक गुब्बारे हैं, तो यह बिल्कुल सही होता। कुछ गुब्बारे केक है, वह भी सही होता। लेकिन आपने क्या किया कि सभी केक गुब्बारे हैं, और हमने बताना चाहेंगे या केक जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके पास पावर नहीं है। और आपने ए टाइप के कंक्लूजन में इसको निकालकर यहाँ पावर देने का प्रयास किया, क्योंकि ए तर्कवाक अपने सब्जेक्ट को पावर देता है। और डिडक्टिव इन्फरेंस का नियम कहता है कि द टर्म विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेटमेंट, वह कंक्लूजन में डिस या अनडिस दोनों फॉर्म में रखा जा सकता। लेकिन ऐसे टर्म जो कंक्लूजन में स्टेटमेंट में अनडिस है, वो अनडिस ही रहे, उसे कभी डिस नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है प्रकृति का नियम है कि यदि आपके पास पावर है तो आप पावर दिखाएं, नहीं दिखाएं चलेगा। लेकिन यदि आपके पास पावर नहीं है, आप पावर दिखाने का प्रयास कीजिएगा, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। इसीलिए यहाँ जो आप देख रहे हैं केक, इसके पास पावर नहीं है, और जब भी ए वाक्य में किसी को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो वो पावरफुल होने लगता है। और डिडक्टिव इन्फ्लुएंस का नियम कहता है कि ऐसे टर्म जो स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज द पावरफुल हो, वो निष्कर्ष में पावरफुल या पावरलेस दोनों स्थिति में रखे जाएं, कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसे टर्म जो स्टेटमेंट में पावरलेस है, उसे निष्कर्ष में कभी भी पावर देने का प्रयास नहीं कीजिएगा, अन्यथा वो गलत होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, जबकि विकल्प बी इसको दिखा रहा, दर्शा रहा है। चलते हैं आगे। प्रश्न बी, यहाँ पे क्या देख रहे हैं
अंडा वाले तो अंडा पार पार के बेचारा परेशान हो जाएंगे, और यहाँ तो फंडा देखेंगे और उस पर भी मेरा फंडा, तो आप कहिएगा सर ये क्या करते हैं। अरे सिंपल है भाई, दोनों कथन ई ग्रुप का है। बोलिए कैसे ई का है, तो इसके लिए तो फंडा जानना पड़ेगा भाई। हम सिंपल बताए थे कि यदि सभी से स्टार्ट और है पे जाए खत्म तो समझना ए, यदि कोई नहीं और है पे खत्म हो, नो नन नेवर नॉट अ सिंगल, समझ जाइएगा कि ई स्टेटमेंट है। और कुछ से स्टार्ट हो है पे खत्म हो जाए तो समझिएगा आई का स्टेटमेंट है। और यदि सभी प्रत्येक हर एक और नहीं है पे खत्म हो जाए, कुछ नहीं है पे खत्म हो जाए तो समझिएगा ओ पे। यहां दिया गया दोनों स्टेटमेंट ई ग्रुप का है, तो हम बताना चाहेंगे कि यदि दिए गए दोनों ही कथन ई ग्रुप के हों तो बाय द रूल ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस जनरल वे पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। कहने का अर्थ बाय द रूल ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस हम दोनों कथनों को जोड़ के कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। बोलिएगा क्यों नहीं निकालिएगा, तो हम बताना चाहेंगे कि ई तर्कवाक्य अपने सभी टर्म को पावर दे देता है। ई का हमने बताया था स्केलिंग है इब्ड। कहने का अर्थ यदि तर्कवाक्य श्रेणी का हो तो उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के पास पावर होगा, तो यहाँ सबके पास पावर हो जाता है। और यदि पावर सबके पास दे दिया जाए तो कोई किसी का बातें न सुनेगा। इसलिए यदि दिए गए दोनों कथन नकारात्मक हो तो ऐसे कथनों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि दिए गए दोनों ही कथन इनवर्सल नेगेटिव हो तो ऐसे कथनों के आधार पर भी कोई तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कहने का अर्थ है कि ये दोनों को जोड़ के आप चाहिएगा निकालना तो नहीं निकलेगा। लेकिन अभी हमने बताया था कि यदि दो कथनों से नहीं निकलता तो कंक्लूजन सिंगल कथन से भी निकाले जा सकते हैं। और सिलोजिज्म में आपको डबल और सिंगल दोनों को देखते हुए तय करना पड़ता है, क्योंकि सिलोजिज्म इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू टाइप इन्फरेंस। Syllogism is the combined form of two types of inference, mediate and immediate। जब हम दो कथनों से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो वह mediate inference कहलाता है, और जब हम सिंगल कथन से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो immediate कहलाता है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि बाय द रूल ऑफ mediate inference आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं आएगा। तो अब हम चलेंगे कि क्या भाई अकेले अकेले भी निष्कर्ष आ सकता है क्या। तो आपको तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ई का कन्वर्सन हर हाल में ई में होता है, और यहाँ तो देख रहे हैं कि दोनों ही निष्कर्ष जो दिए गए हैं वो भी ई ग्रुप के हैं। तो ये कार बस कहाँ से आ रहा है, तो अरे भाई ये बस कार को घुमा के यहाँ लिख दिया कार बस। ये कार ट्रक कहाँ से आ रहा है, ये ट्रक और कार को घुमा के लिख दिया। हमने तो बताया था, बोलिएगा सर कन्वर्सन का हो रहा है कैसे पहचानेंगे, तो हमने सिंपल बोला कि अकबकाते काहे हैं। अरे स्टेटमेंट 36 लिखा हो और कंक्लूजन में 63 नजर आ जाए, दैट इज द इंटरचेंज द प्लेस, द टर्म इंटरचेंज देयर प्लेस, तो समझ जाइएगा भाई कि कन्वर्सन हो रहा है। लेकिन रूल है कुछ, क्या रूल है कि ए का कन्वर्सन हमेशा आई में होता है, ई का हमेशा ई में होता है, आई का आई में होता है, और ओ का नहीं होता है। अब बोलेगा सर यो बता दीजिए। अरे भाई ये बताने लगेंगे ना तो सिलोजिज्म का क्लास 10 दिन में भी खत्म नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, अधिक जानकारी लेना है तो आप हमारे द्वारा लिखित परफेक्ट वर्बल रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय अजय चौहान का अध्ययन कर सकते हैं। आप करें, आपको सारी बातें मालूम हो जाएगी। ऐसे हमने जितना अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया, और जैसा कि मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह यह लेक्चर भी आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा नहीं भी लगा, खराब भी लगा भाई, तो वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा। कहने का अभिप्राय है, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपको जैसा भी हमारा ये लेक्चर लगा अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप अन्य विद्यार्थियों के बीच भी इस बात को लाने का प्रयास करें। साथ ही जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित करने हेतु राजधानी कोचिंग से जुड़ें। जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि राजधानी कोचिंग में 22 मई से बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी की एक बैच प्रारंभ की जा रही है, और जिसमें रीजनिंग का एक वाइटल रोल है। इसलिए आप अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु राजधानी कोचिंग को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे सीट लिमिटेड है।
फर्स्ट कम फर्स्ट गेन, पहले आए पहले पाए। ये अपनी सीट सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द आप नामांकन करा सकते हैं। नामांकन जारी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।